नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शारदा प्रसाद मौर्य और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न ETG। इसके तहत आज हम भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल के पहले भाग के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारत का सामान्य परिचय। इसके तहत भारत के बारे में, उसकी अवस्थिति, विस्तार और सीमाओं के संबंध में चर्चा की जाएगी। आगे आने वाले वीडियो में हम भारत के पठार, पहाड़, झीलों और नदियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत का सामान्य परिचय। तो पहले ये समझिए भारत नाम क्यों पड़ा। भारत को प्राचीन ग्रंथों में जम्बूद्वीप कहा गया है और आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसे आर्यावर्त कहा जाता रहा है। और दुष्यंत के पुत्र भरत थे, भरत के नाम पर इसे भारत कहा है। ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहा है और यूनानियों ने इसका नाम इंडिया रखा है। तो भारत के इस तरह से कुछ इसके नाम हुए। भारत उत्तरी गोलार्ध में और भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित देश है। भारतीय उत्तरी गोलार्ध का यहाँ ये मतलब है कि भारत के ग्लोब पे अगर देखा जाए तो यहाँ से एक विषुवत रेखा निकलती है जिसका मान होता है 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश के ऊपर हिस्से में स्थित है भारत, इसलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में कहलाएगा। अगर इसको ग्रीनविच की जो 0 मानक रेखा है स्टैंडर्ड वाली समय, अगर उसके हिसाब से बांटा जाए तो इधर वाला हिस्सा जो होता है ये सब पश्चिमी है और इधर वाला हिस्सा ये पूर्वी कहलाता है। तो इस हिसाब से भारत पूर्वी देशांतर में। तो भारत को अगर देशांतर के सापेक्ष देखा जाएगा तो देशांतर इस तरह से लाइनें खड़ी जो वर्टिकल टाइप के कर्व में हैं, तो उसमें भारत पूर्वी देश क्षेत्र में पड़ता है। और अगर इसको अक्षांशों में, जो अक्षांश इस तरह से पृथ्वी पर बटे हुए हैं समझने जानने के लिए, तो ये जो बीच की विषुवत रेखा होती है जिससे ये ऊपरी गोलार्ध में होने के कारण ये उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत देशांतर से पूर्वी देशांतर में और गोलार्ध के रूप में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उपमहाद्वीप का एक देश है। उपमहाद्वीप का मतलब है कि भारत और भारत के 7 पड़ोसी देश, भारत सहित 7 पड़ोसी देश। 7 पड़ोसी देशों में क्या आता है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और ये है इनका नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ये भारत के उपमहाद्वीप में महाद्वीप के क्षेत्र माने जाते हैं। आगे इसी क्रम में है भारत का आकार तथा विस्तार। भारत का आकार जो है उत्तरी अक्षांश में पूरी तरह से भारत पड़ता है क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर है। तो भारत का आकार सबसे ऊपर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर नीचे 8.4 डिग्री अक्षांश तक स्थित है। ऊपर वाले पॉइंट को इंदिरा कॉल और नीचे वाले तमिलनाडु के इस पॉइंट को इंदिरा पॉइंट या कैप कमोरिन के नाम से जाना जाता है। भारत की यहाँ से सीधी लंबाई की अगर बात करें, ये सीधी लंबाई तो ये 3214 किलोमीटर होती है, 3214 किलोमीटर। और इसी तरह भारत देशांतर रूप में यहाँ गुजरात के गुहार मोती से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के किविथु तक इसका विस्तार है, जिसकी लंबाई 2933 किलोमीटर के आसपास 2933 किलोमीटर है। तो इस तरह भारत की ये अवस्थिति हुई। तो ये भारत का विस्तार हुआ अक्षांशीय रूप में। तो ऊपर से लंबाई में 3214 किलोमीटर और चौड़ाई में 2933 किलोमीटर भारत का ये लंबाई चौड़ाई यहाँ पर बताया गया। और भारत के बारे में और है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश का इससे ऊपर भी 6 देश हैं। सबसे बड़ा रसिया है, रूस, उसके बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन और अमेरिका। इसके बाद आता है ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया खुद में कॉन्टिनेंट भी है और एक बड़ा देश है। तो ये चारों देश भारत से बड़े हैं। 7वें स्थान पर भारत आता है और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 2.4% क्षेत्र ही रख पाता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है चाइना। और जनसंख्या की दृष्टि में भारत विश्व की जनसंख्या का 17.5% अर्थात 17.5% रखता है। और भारत के 5 राज्य भू-अवस्थित राज्य माने जाते हैं। माने क्या मतलब है? भू-अवस्थित राज्यों का मतलब ये होता है जो ये किसी तरह से बाहर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा या भारत की तटीय रेखा से इनका संपर्क ना हो। तो इस क्रम में आता है पहला हरियाणा, ये मध्य प्रदेश, ये फिर झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये भारत की किसी न तट रेखा से संपर्क रखते हैं न भारत की किसी अंतर्राष्ट्रीय रेखा से संपर्क रखते हैं। तो राज्य रूप में केवल 5 ही राज्य हैं जो भू-अवस्थित हैं, पूरी तरह से भारत में अंदर पाए जाते हैं। ये भारत के राज्य के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में यहाँ पर मैप दिया गया है।
ये यहाँ पर जो 28 राज्यों को शो कर रहा है, और केंद्र शासित प्रदेशों को हमने अलग से यहाँ पर नोट कर दिया है जानने के लिए कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश इस समय हैं। इसके पहले कुछ अलग होते थे, अभी 2019 में 1-2 में परिवर्तन किया गया। जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में दर्जा दिया गया है और लद्दाख को जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और इसमें दमन दीव के 2 को भी कुछ नाम में परिवर्तन किया गया। तो इस तरह प्रेजेंट टाइम में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे उत्तरी सीमा, भारत का विस्तार, भारत का उत्तरी सीमा। अब भारत के विस्तार में बता रहा उत्तरी सीमा है, ऊपर यहाँ हिमालय पर्वत है, इधर ये जो है अरब सागर है पश्चिम में, यहाँ पर पाकिस्तान है, इधर चाइना, और ये इधर छोटे छोटे इधर देश म्यांमार वगैरह भी इससे मिले हुए हैं, और इधर बंगाल की खाड़ी है, सबसे साउथ में दक्षिणी हिंद महासागर है ही। तो इस तरह से भारत की सीमा बनाते। भारत के कुल 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों की आंतरिक सीमाओं को परिभाषित करती। भारत की मुख्य भूमि की सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि का मतलब यहाँ पर यह है कि भारत का जो ये पूरा क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है, ये मुख्य भूमि कहलाती है। मुख्य भूमि की सीमा यहाँ पर 15,800 है, जिसमें यहाँ से लेकर के जहाँ से समुद्र पड़ता है करीब यहाँ से ये सीमा, ये वाली सीमा लेकर के यहाँ गुजरात से पश्चिम बंगाल तक ये कहलाती है तटीय क्षेत्र यानी तटीय सीमा। ये 6100 किलोमीटर है, और ये 6100 किलोमीटर है। ये के ऊपर वाली जो भी है दोनों को अगर मिलाया जाए तो 15,200 किलोमीटर हो जाती है। फिर आता है भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा। द्वीपों में आपका आता है लक्षद्वीप, और यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनकी भी तटीय सीमा को मिला दिया जाए तो 6100 की जगह पर ये 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। तो ये भारत का कुल तटीय सीमा की लंबाई के बारे में, इस पर बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत की भूमि सीमाएं कुल 7 देशों से मिलती हैं। यहाँ पर भूमि सीमा की बात कर रहा है, तो भूमि सीमा यहाँ गिनने के लिए है। भारत की भूमि सीमा नंबर 1 पर ये पाकिस्तान से मिलती है। अफ़गानिस्तान का यहाँ छोटा सा हिस्सा मिलता है, इसलिए नंबर 2 पे अफ़गानिस्तान आ जाता है। नंबर 3 पर चाइना आ जाता है। 4 पर ये नेपाल है। नेपाल के बाद यहाँ पर ये भूटान, इसको 5 मान लिया जाए, और ये बांग्लादेश 6। तो इस तरह भारत की भूमि 7 देशों से मिलती है। और इन सीमाओं में सबसे लंबी सीमा जो बनती है यह है बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो है भारत से 3 तरफ से ढका हुआ है। बांग्लादेश क्या है, यहाँ भारत से 3 तरफ से ढका हुआ है, और इसकी सीमा जो भारत के साथ है वो है 4096 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश की है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद में आती है चाइना। चाइना की सीमा भारत से 3 जगहों पर मिलती है, और जब इसकी जो है दूसरी सबसे बड़ी इसकी सीमा बनती है। तो भारत में ये जम्मू कश्मीर यहाँ से लेकर के नेपाल बॉर्डर तक, ये भारत के चीन इसमें यहाँ पर सीमा बनाता है। यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल का है, यहाँ पर जो भारत से चीन के साथ जुड़ा हुआ है। और एक यहाँ लास्ट में यह हिस्सा है जो चाइना अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह चीन जो है भारत को 3 जगहों पर छूता है, और ये कुल 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात के कच्छ तक ये पूरी इस तरह की सीमा इसकी बनाता है। तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है भारत के साथ सीमा बनाने में। इसके बाद आता है नेपाल। नेपाल जो है यहाँ पर इधर उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड से लेकर के ये पूरा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद इधर ये सिक्किम आता है। तो इस तरह से जो है नेपाल की सीमा भारत के साथ बनती है, यू आकार में रहती है। फिर म्यांमार पूर्व में यहाँ पर सीमा बनाता है, ये म्यांमार है। यह यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद बीच में यहाँ पर दिखाया नहीं गया राज्य में, ये नागालैंड यहाँ पर आ जाए, यहाँ देख लेते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, और यहाँ पर ये पड़ जाता है आपका मिज़ोरम, फिर नीचे मणिपुर। तो इस तरह से जो है काफ़ी सीमा इससे छोटे छोटे देश राज्य से जुड़े हुए हैं। और भूटान यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर पूरा शो नहीं कर रहा है। ये जो है सिक्किम है, सिक्किम के बाद ये वाला हिस्सा जो है भूटान का, यहाँ पर ये भूटान का कलर दिखा रहा है, ब्लू कलर का है, ये भूटान है। तो भूटान पूरी तरह से भारत से 3 तरफ से ढका है, और ऊपर ये चाइना से मिलता है। तो इस तरह भूटान की सीमा बनती है। और अफ़गानिस्तान मैप में स्पष्ट नहीं आ रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान जो ये ब्राउन कलर का है, ये हिस्सा आ करके इंडिया वाले हिस्से तो यहाँ से थोड़ा सा मिस हो गया, स्पष्ट नहीं आया। लेकिन अगर सही से देखा जाए तो ये इसका पतला हिस्सा यहाँ तक आता है, और इंडिया को छू करके ऐसे बढ़ते जाता है। इसलिए जो सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान की बनती है, और वो भी 106 किलोमीटर है। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि भारत से लगने वाले देशों में सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश और सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान की है। 3 तरफ से ढका हुआ भारत से वो भी बांग्लादेश है। चलिए आगे चलते हैं। भारत से गुजरने वाली रेखाएं।
भारत से गुजरने वाली रेखाओं में भारत से कर्क रेखा गुजरती है और भारत का एक मानक रेखा मानी गई है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, वो मानक रेखा गुजरती है। तो भारत की जो मानक रेखा है, विश्व के मानक रेखा यानी ग्रीनविच से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा मानक रेखा से भारत 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। और ये भारत की रेखा उत्तर प्रदेश के राज्य इलाहाबाद नैनी से इस तरह से करीब करीब ऐसे निकलती है। उत्तर प्रदेश, एमपी, इसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। इस क्रम में जो है ये राज्य इस पर पड़ते हैं। ये आपका आ जाएगा यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद आ जाएगा ये और छत्तीसगढ़, सीएच, इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद ये आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये जो है 5 राज्य भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो स्थित है, इसी मानक रेखा के स्टैंडर्ड पर भारत का समय जाना जाता है। इसको 1884 में ऑब्जेक्ट के पर स्वीकार किया गया था। अब बात ये अंतर्राष्ट्रीय बात है, भारत के समय हो गया। फिर आता है भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। यहाँ पर एक बात और समझना ज़रूरी है कि ग्लोब पर जो देशांतर खींचे गए हैं, तो एक देशांतर के बीच की जो दूरी होती 111 किलोमीटर होती है और समय में अगर देखा जाए तो ये 4 मिनट के बराबर होती। इसको अच्छे से समझते हैं कि दो देशांतरों के बीच की दूरी अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है 111 किलोमीटर और 2 देशांतरों के बीच का अगर समय कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 4 मिनट। तो 4 मिनट अगर इस तरह से आता है तो 4 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें, कितने से, 15 से, तो 15 चक्कू हो जाता है 60। तो 60 ये हो जाएगा, 15 से मिला देंगे 60 से 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा और 4 मिनट में 1 डिग्री है तो 15 मिनट में क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। यानी 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, 15 डिग्री देशांतर की अगर बात करें तो 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा बनता है। क्या बनता है, 1 घंटा। तो यहाँ पर कितना है, 82.5। अगर इसको हम 15 से डिवाइड करें तो 15 × 75 होगा, यहाँ पर बचेगा 7.5, फिर 15.5, यानी ये 5 घंटे और आधा मिनट के हिसाब से, यानी 5.5 घंटे का टाइम इसके कैलकुलेशन पे आता है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि भारत समय के हिसाब से ग्रीनविच से आगे 5.5 घंटे पहले है, यानी भारत में सूर्योदय ग्रीनविच में होने वाले सूर्योदय से 5.5 घंटे पूर्व में ही हो जाता है। का ये मानचित्र दे दिया गया अगर कोई स्टेट को समझना हो। फिर आता है कर्क रेखा। कर्क रेखा देश के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा क्या होती है, कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश पर 23.5 डिग्री अक्षांश होती है, उत्तरी अक्षांश, और ये लगभग मध्य से गुजरती है। मध्य से गुजरने का मतलब है इधर यहाँ गुजरात से करीब इस तरह से जाती है। ये अगर ढंग से ध्यान देंगे तो ऐसे, ये थोड़ा सा यहाँ पर उतनी झुकाव है इसका और ऊपर, ये ऐसे जाती है, थोड़ा कर्व तो लिए होती ही है। तो ये इस तरह से गुजरती है भारत की कर्क रेखा। भारत की कर्क रेखा पर ये गुजरात पड़ता है पहला, उसके बाद राजस्थान दूसरा, फिर मध्य प्रदेश तीसरा, उसके बाद छत्तीसगढ़ चौथा, झारखंड पाँचवा, पश्चिम बंगाल छठा, त्रिपुरा सातवां और यहाँ पर लास्ट में मिजोरम 8वां। यानी भारत से गुजरने वाली 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा पर कुल 8 देश पड़ते हैं और इन 8 देशों का क्रम भी इस तरह से है, याद रखना है। अगर मैप को माइंड में थोड़ा सेटअप बना रहेगा तो आपको इस क्रम में ध्यान रहेगा। यही यहाँ पर बताया गया है कि कर्क रेखा भारत में कहाँ कहाँ से इसे गुजरती है। तो अगर इसको देखने में तो दिखता है कि भारत को लगभग बराबर भाग में बांटती है, लेकिन रियल में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इधर का हिस्सा थोड़ा ज़्यादा सकरा है, ये इधर यहाँ भी फैला है, ऊपर भी है, पहाड़ी भाग है, तो क्षेत्रफल लगभग इधर की अपेक्षा इधर का 2 गुने के आसपास है थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक, ये बांग्लादेश के साथ सीमा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा है, जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये सीमा बनाती है। इसके बाद ये यहाँ पर और उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ सिक्किम के ऊपर, फिर ये यहाँ पर। तो इस तरह से चीन भारत से जुड़ा है। और यहाँ पर आता है चीन की भारत से सीमा के संबंध में यहाँ पर 3 क्षेत्र बताएं, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र आता है जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख है जो भारत की चीन से सीमा बनाता है, और मध्य क्षेत्र में ये आता है उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश जो चीन के साथ सीमा बनाता है, और यहाँ पूर्वी खंड में अरुणाचल प्रदेश आता है, थोड़ा सा सिक्किम भी। फिर आता है चीन की रेखा, यानी भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे जो है विदेश सचिव थे इसमें ब्रिटिश शासन के, उनका नाम था मैकमोहन।
शिमला समझौते में उन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रख दिया गया था मैकमोहन रेखा। तो भारत से चीन से मिलने वाली जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य क्षेत्र वाली सीमा 625 किलोमीटर है। ये नेपाल का अयोध्या के साथ चलती है, सही है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड इस सीमा को छूते हैं, ये वाली है। और पूर्वी क्षेत्र में भारत और चीन की 1140 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो म्यांमार से और इधर से ये जो है चाइना से जुड़ी है। भारत नेपाल में भारत के 5 राज्य अर्थात उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम भारत के साथ नेपाली सीमा बनाते हैं। नेपाली सीमा में 5 राज्य आते हैं। 5 राज्यों में आता है ये उत्तराखंड, यहाँ ऐसे देख सकते हैं, ये उत्तराखंड 1 नंबर, उत्तर प्रदेश 2 नंबर, बिहार 3 नंबर, ये पश्चिम बंगाल 4 नंबर और ये फिर सिक्किम आता है 5 नंबर। तो ये 5 राज्य भारत के नेपाल से सीमा बनाते हैं। नेपाल कुछ इस तरह के यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इनके सीमा बनाते हैं, ठीक है। और शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी के साथ चलता है। यहाँ पर जो ऊपर पर्वतमालाएं जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर शिवालिक पहाड़ इस क्रम में ऐसे चलता है, तो उसके किनारे तलहटी में पाया जाता है नेपाल की सीमा होती है। फिर आता है भारत भूटान सीमा। भारत भूटान यहाँ पर छोटा सा देश है जो कि भारत से 3 तरफ से ढका हुआ है। यह भूटान का हिस्सा है, तो इसकी जो है सीमा भारत के बीच में है, शांतिपूर्ण सीमा है। फिर आता है भारत पाकिस्तान, और भारत की पाकिस्तान से यहाँ से ये जो है सीमा है इसकी, इधर वाले क्षेत्र से लेकर के ये सब यहाँ भारत की पाकिस्तान से सीमा बनी हुई है। और इस पर जो है कुछ सीमाओं पर विवाद भी। अब आता है भारत बांग्लादेश सीमा। भारत बांग्लादेश की सीमा तो यह है, भारत 3 तरफ से इसको ढके हुए है। भारत म्यांमार सीमा, भारत की म्यांमार से जो सीमा है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के यहाँ तक ये इससे जुड़ी हुई है। तो कौन कौन इसमें राज्य पड़ते हैं यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ अरुणाचल, इसके बाद नागालैंड के बाद मिजोरम है, और फिर सबसे नीचे एक राज्य मणिपुर। हाँ, 3 राज्यों से जो है इसकी सीमा बनती है। यहाँ पर लिखा भी होगा। भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका तो एक पाक जलडमरू मध्य, यहाँ पर इसके बीच पाक जलडमरू मध्य माना जाता है, इन दोनों के स्टेट के बीच। मैं थोड़ा गलत खींच दी ये, तो इसको पाक जलडमरू मध्य के माध्यम से अलग है। और भारत में तमिलनाडु, धनुषकोटी और जाफना प्रायद्वीप में केवल 32 किलोमीटर दूर। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो हिस्सा है भारत से, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा उथला हुआ है, ये यहाँ पर। इधर वाला जो एक छोटा सा बिंदु दिख रहा है श्रीलंका की तरफ से, वो जाफना प्रायद्वीप, और इधर से भारत का धनुषकोटी। इन दोनों के बीच में उथली ज़मीन है, वहाँ पर केवल 32 किलोमीटर ही दूरी रह जाती, दोनों में डिफरेंस है। और इसी को एडम ब्रिज या फिर एडम पास के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है भारत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें काला पानी की बात आ रही। काला पानी एक घाटी है जो उत्तराखंड के पिथौरा के ज़िले में स्थित है, और इस पर कैलाश मानसरोवर मार्ग पर ये स्थित है। भारत और नेपाल दोनों इस पर दावा करते हैं, और यहाँ से निकलती है काली नदी। काली नदी भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। काली नदी तो कभी क्वेश्चन आ सकता है, काली नदी कहाँ से निकलती है। 1816 में नेपाल साम्राज्य ब्रिटिश सुगौली की संधि द्वारा और इसको जो है बांटा गया था, भारत और नेपाल को। फिर एक सुस्ता क्षेत्र है। सुस्ता क्षेत्र भी भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र है, और सुस्ता से के पास से निकलती है गंडक नदी, जिसको नेपाल में नारायणी कहा जाता है। और यह भी जो है सुगौली संधि के आधार पर गंडक नदी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना गया है, और इस गंडक नदी के पश्चिम वाला हिस्सा नेपाल का, पूर्वी क्षेत्र भारत का माना गया है। फिर है महासागर और द्वीप समूह। भारत के दक्षिणी हिस्से में 3 जलीय सीमाएं हैं। हिंद महासागर सबसे नीचे, अरब सागर और पश्चिम में, और बंगाल की खाड़ी पूर्व में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, ये वाले बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप यहाँ पर अरब सागर में है। फिर है भारत की तटरेखा। भारत में तटीय मैदान 75 से 16.6 किलोमीटर सीमा तक फैले हैं। इसमें 2 तटीय मैदान हैं, भारत का पूर्वी तटीय मैदान इधर और भारत का पश्चिमी तटीय मैदान इधर। भारत का पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक है। पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक यह भारत का पूर्वी तटीय मैदान है। और पूर्वी तटीय मैदान को कहा जाता है, अच्छा, इसको अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया। उत्कल तट, आंध्र तट, कोरोमंडल तट। तो उत्कल तट जो है चिल्का झील, उड़ीसा में चिल्का झील पाई जाती है। उड़ीसा में क्या है, चिल्का झील। तो यहाँ इसके आसपास में चिल्का झील है। इस चिल्का झील से लेकर के आंध्र की पुलिकट झील, कौन सी झील है, चिल्का झील से कुलेरू झील। कुलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती। तो यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा गया है उत्कल तट। और उसके बाद कुलेरू झील से आंध्र प्रदेश में एक पुलिकट झील पाई जाती है। तो यहाँ से ये वाला क्षेत्र कहा गया है आंध्र क्षेत्र। और ये लास्ट वाला जो है इस क्षेत्र को कहा गया है, जो तमिलनाडु के हिस्से में है, इसे कहा गया है कोरोमंडल तट। तो भारत का पूर्वी तट जो है 3 तटों में बटा हुआ है। उत्कल तट,
यानी उड़ीसा वाला क्षेत्र, आंध्र तट यानी आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, और कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु वाला क्षेत्र। भारत के पूर्वी क्षेत्र अपेक्षाकृत चौड़े हैं, पश्चिमी क्षेत्र बहुत संकरे हैं और पूर्वी क्षेत्र काफ़ी चौड़े हैं और ये कृषि धंधाने के लिए काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर खेती बाड़ी अच्छी होती है। और ये आंध्र तट कोलेरू झील पुलिकट झील के बीच है, ये बात तो हो ही गई। और ये कोरोमंडल तट यहाँ पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी के द्वीप तक है। यहाँ पर दो खास बात और जान लीजिए कि जो उड़ीसा में पाई जाने वाली चिल्का झील है, चिल्का झील उड़ीसा में, और आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली पुलिकट झील है, थोड़ा सा साफ है, आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली पुलिकट झील है। ये दोनों लैंगून से निर्मित झील हैं। लैंगून का मतलब होता है कि तीन तरफ से ज़मीन से घिरा हो और एक तरफ से जल हो और तीन तरफ से ज़मीन हो, तो इस तरह के लैंगून से जो झीलें बन जाती हैं उन्हें जो है लैंगून झीलें कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर इसको फोकस करें, ध्यान दें, तो यहाँ पर इसके बॉर्डर पर इस तरह से किनारे से इस तरह से ऐसे झीलें बन जाती हैं जो ये समुद्र में मुँह खुलता है, तो इनको चिल्का और पुलिकट यानी लैंगून झील नाम दिया गया। तो ये हो गया यहाँ पर तटीय क्षेत्र, इसका पूर्वी तटीय क्षेत्र। अब आके देखते हैं पश्चिमी तटीय क्षेत्र। पश्चिमी तटीय क्षेत्र जो है तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर के और ये इसके किनारे होते होते यहाँ गुजरात के तट तक ये तटीय क्षेत्र माना जाता है। ये भी कई पार्ट में बटा हुआ है। कच्छ और काठियावाड़ तट, ये भारत के गुजरात के कच्छ से यहाँ काठियावाड़ तक है, तो ये काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। दलदली और कच्छ का हिस्सा है। फिर आता है कोकड़ तट। कोकड़ तट जो है दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक फैला है। कोकड़ तक यहाँ पर जो है दमन और दीव हैं और ये यहाँ पर रेड कलर में गोवा है, तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो है ये कोकड़ तट के रूप में माना जाता है। थोड़ा सा दूर फिगर बन गया है, ये कोकड़ तट ये होगा, गोवा तक ये कोकड़ तट होगा। कोकड़ तट में जो है इसको महाराष्ट्र तट और गोवा तट, अगर इसको अलग अलग बांट दिया जाए, यहाँ तक महाराष्ट्र यहाँ गोवा अलग कर दिया तो ये महाराष्ट्र तट और ये गोवा तट कहलाता है। और ये जो मालाबार क्षेत्र है इलायची का फेमस एरिया केरल का, इसे माराबाल तट कहा जाता है। ये इधर वाले जो तट हैं ये थोड़ा सा कम चौड़े हैं, 15 से लेकर 25 किलोमीटर की ही चौड़ाई में हैं, जबकि इधर वाले तट काफ़ी चौड़े हैं, सैकड़ों किलोमीटर तक की भी चौड़ाई में पाए जाते हैं। फिर आगे आता है भारतीय राज्यों की समुद्र तटीय सीमाएँ। तो भारत की राज्यों के इस पर सवाल बनता है कि कौन सा राज्य की तट सीमा कितनी बड़ी है। तो इस पर जानने के लिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि गुजरात जो है इसी की तटीय सीमा, समुद्र से तटीय सीमा सबसे बड़ी गुजरात की है। उसके बाद आता है ये वाला आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। तो इस तरह से इनके क्रम को जानने के लिए यहाँ पर हमने कुछ नोट्स बना रखा है कि किसकी सबसे ज़्यादा और किसकी सबसे कम है। जो यहाँ पर राज्यों को थोड़ा सा कलरफुल किया गया है, यही केवल राज्य जो है इसमें तट क्षेत्र यानी समुद्र से तट क्षेत्र पर पाए जाते हैं, समुद्र से जुड़े हुए हैं। तो आगे आता है क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्य। भारत के बड़े राज्य पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, इसके विभाजन छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान आ गया। तो पहला स्थान इसका राजस्थान का है, 1 नंबर राजस्थान, फिर दूसरा नंबर मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। इस तरह भारत के बड़े राज्य हैं। अब छोटे राज्यों की बात करें तो सबसे छोटा है गोवा, नंबर 1 गोवा, नंबर 2 पर आता है सिक्किम, नंबर 2 सिक्किम, और नंबर 3 पर आता है मणिपुर, नहीं सॉरी 3 पर आता है त्रिपुरा, और लास्ट में आता है नागालैंड 4 पर। तो इस तरह से छोटे राज्य, तो भारत के बड़े और छोटे राज्यों को यहाँ पर बताया गया। फिर है उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमाएं। उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमाएं में जो बताया चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, ये उत्तर पूर्व राज्य जो है 5 देशों से इनकी सीमाएँ बनती हैं। उत्तर पूर्व राज्य यानी उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं, 7 राज्य में 5 देशों की सीमाएँ ऐसे बनती है। ये मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और ये मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो ये यहाँ पर 7 राज्य हैं। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेम से प्रसिद्ध है, जैसे प्रसिद्ध संकीर्ण गलियारा कहा जाता है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये यहाँ पर पाया जाता है। तो इसको कहा जाता है राज्यों की अवस्थित और सीमाएँ। अरुणाचल प्रदेश ये वाला है, तो इसकी सीमाएँ जो बता, अरुणाचल प्रदेश उत्तर में चीन, तिब्बत और पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान सीमाएँ मिलती हैं। इसका 1000 किलोमीटर चीन से समित, जैसा कि चित्र से सोहरा प्रदर्शित होता है। असम उत्तर में भूटान, असम को अगर देखा जाए तो यहाँ पर यह भूटान है, यह अरुणाचल प्रदेश से पूरा घेरे हुए है, ये नागालैंड है और ये मिजोरम, और यहाँ पर मणिपुर भी इससे छुआ हुआ है, ये त्रिपुरा, ये मेघालय। तो असम तुम देख रहे हैं कि
ये इनसे है, यहाँ साथ में पश्चिम बंगाल भी, वेस्ट बंगाल। तो असम सबसे बड़ा जो है राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य होगा, जो कि 7 राज्यों से इसकी सीमाएं छूती हैं। खुद मिला करके तो 7 राज्य यही हो गए, एक पश्चिम बंगाल, तो उसको खुद को छोड़ा जाए तो पश्चिम बंगाल को मिला करके इसके जो अन्य 6 राज्य और पश्चिम बंगाल अलग से, यानी असम एक ऐसा राज्य है जो 7 राज्यों से सीमा बनाता है। इस पर भी क्वेश्चन पूछ देता है। फिर आता है पूर्व में मणिपुर। अब यहाँ पर अगर फिगर कोई देख लिया जाए, ढंग से इस पर ध्यान दिया जाए तो किसकी सीमा किसके साथ बनती है तो समझ में आ जाएगा। मणिपुर की सीमा यहाँ पर ये बांग्लादेश है, ये वाला जितना वाइट पार्ट है, तो बांग्लादेश, त्रिपुरा, असम और मिजोरम से मणिपुर की सीमा बनती है। मिजोरम पे आ जाएँ तो मणिपुर, असम, नागालैंड से बनती। नागालैंड पे आ जाएँ तो मिजोरम, असम और अरुणाचल प्रदेश से बनती। इस तरह से इसको फिगर को अगर विजुलाइज किया जाए, ढंग से इस पर ध्यान दिया जाए, तो इससे पता चलता है कि कौन से राज्य की किसकी सीमा बनती है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मेघालय मतलब कौन सा राज्य 3 तरफ से दूसरे राज्य से ढका है, तो यह आता है मेघालय। मेघालय 3 तरफ से असम ने इसको ढक रखा है और तीसरी तरफ एक सीधी रेखा है बांग्लादेश की, तो मेघालय जो असम राज्य से 3 तरह से ढक रखा है। तो आगे भारत के स्थलीय भागों को अलग करने वाले प्रमुख चैनल, पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला चैनल है। चैनल का मतलब होता है स्ट्रेट, यानी उनके बीच जलीय भाग जो ज़मीन को अलग करता है। तो यहाँ पर है ये पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य। फिर है 10 चैनल। 10 चैनल का मतलब होता है 10 डिग्री चैनल। जो उत्तरी अक्षांश हैं ये 1, 0, 1, 2, 3, 4 से शुरू हुए हैं, तो यहाँ पर जो ये 10 पड़ता है तो ये उत्तरी अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये 10 डिग्री पर पड़ता है, इसलिए 10 डिग्री चैनल कहते हैं। इसे जो है अंडमान और किसको अंडमान द्वीप समूह में पाया जाता है, निकोबार के बीच ये स्थित है। फिर आता है कोको चैनल। कोको चैनल जो है ये ऊपरी हिस्सा अंडमान है और यहाँ पर वर्मा का एक कोको द्वीप है। कोको द्वीप के बीच में ये पास बनाता है, जिसे कोको चैनल कहा जाता है। और फिर 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन लक्षद्वीप के यहाँ पर पॉइंट ही ये लिखा हुआ है। तो यहाँ लक्षद्वीप में कुछ द्वीप हैं, तो उन द्वीप में मिनिकॉय और लक्षद्वीप के द्वीप मिनिकॉय में स्थित है, इसके बीच में ये 9 डिग्री चैनल निकलता है, तो इसको ये अलग करता है। फिर एडम जलडमरू मध्य, जैसा कि अभी बताए थे कि तमिलनाडु के यहाँ पर धनुषकोटी, इसके ये स्टेट तो पाक जलडमरू मध्य है ही, इसके और आगे अगर जाते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा अंतरीप टाइप बनता है, इधर से भी एक अंतरीप टाइप बनता है, तो वो सकरे जगह में ये पाया जाता है, मतलब जहाँ पर बहुत उथली जगह है और 35 किलोमीटर ही केवल है, वो एडम जलडमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा हमारा कुछ आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। उम्मीद है कि हम और अच्छा वीडियो आगे बनाएंगे जो कि आपकी पढ़ाई में ज्ञानवर्धक सिद्ध हो और आपको लाभ पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।